Continue the second part of the same chapter, the comet part 2. Dattada returns home to a warm welcome and a ceremony which is not a scientist's delight. सो दत्तादा जब घर पहुंचते हैं, रिटर्न होते हैं, तो उनका वार्म वेलकम किया जाता है और वहाँ एक सेरेमनी होती है जो एक उस साइंटिस्ट के लिए खुशी की बात नहीं थी. मीन्स उस सेरेमनी को देख के वो खुश नहीं होते हैं. अ सीक्रेट कम्युनिकेशन सेंड्स हिम रशिंग टू द लोकल स्वीट शॉप. एक ऐसा सीक्रेट कम्युनिकेशन होता है उनका किसी के साथ जो उन्हें कहाँ पे रश करने के लिए फोर्स कर देता है. वो इतने खुश हो जाते हैं कि उन्हें लोकल स्वीट शॉप जाना पड़ता है. इंद्रानी देवी सेज दैट खोखा देयर 8-year-old grandson has saved the world. वहीं पे इंद्रानी देवी कहती हैं कि उनका 8-year-old grandson जिसका नाम खोखा है उसने इस वर्ड को सेव किया. हर हस्बैंड इज सीरियसली पजल्ड. उनके जो हस्बैंड मीन्स दत्तादा वो सीरियसली पजल्ड हो चुके होते हैं तब तक. अराइविंग होम ही फाउंड अनदर क्राउड गैदर्ड अंडर अ पंडाल. सो व्हेन दत्तादा रीच्ड इंडिया, जब वो इंडिया पहुँचे थे तो बहुत ज़्यादा क्राउड उनका ऑलरेडी वेट कर रही थी. बट व्हेन ही अराइव्ड हिज होम देयर वाज अनदर क्राउड. वहाँ पे एक दूसरा क्राउड था जो उनका वेट कर रहा था, राइट. और वो दैट क्राउड वॉज गैदर्ड अंडर अ पंडाल. वो क्राउड कहाँ पे थी? एक पंडाल के नीचे सब एक साथ थे. ही ग्लांस क्वेश्चनिंगली एट इंद्रानी देवी. उन्होंने इंद्रानी की तरफ क्वेश्चन करते हुए देखा. मीन्स उनको देख के ऐसा लग रहा था कि वो उनसे कुछ पूछना चाह रहे हैं. दैट व्हाट इज़ इट, क्या है ये. ग्लांस मीन्स होता है देखना. श्योरली ही न्यू हाउ ही हेटेड क्राउड्स. क्योंकि वो जानती थी, वो बहुत अच्छे से जानती थी कि दत्तादा को ये क्राउड बिल्कुल पसंद नहीं है. उन्हें भीड़ भाड़ नहीं पसंद है, उन्हें पॉपुलैरिटी नहीं पसंद है. ही वॉज इंट्रोवर्ट टाइप पर्सन. इंद्रानी ऑब्वियसली अनईजी ऑफर्ड द एक्सप्लेनेशन. इंद्रानी देवी ऑब्वियसली उस टाइम पे काफ़ी अनईजी सा फील कर रही थी. उन्होंने एक्सप्लेन करने का ऑफर दिया कि मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. आई हैव अरेंज्ड अ यज्ञ एंड कॉल प्रीस्ट टू ब्लेस यू. उन्होंने एक्सप्लेन किया कि मैंने यहाँ पे यज्ञ अरेंज किया हुआ है और प्रीस्ट आए हुए हैं जो यहाँ पे आपको आशीर्वाद देंगे. यहाँ पे पूजा हो रही है. बट वाई? जस्ट बिकॉज आई लिव द शोर्स ऑफ इंडिया, यू नो इट इज़ नो लॉन्गर टैबू. ओके, ये सुनने के बाद दत्तादा कहते हैं बट वाई, क्यों प्रीस्ट यहाँ आए हुए हैं मुझे ब्लेस करने के लिए? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं इंडिया को छोड़ के फॉरेन कंट्री में गया. बट अब तो तुम जानती हो कि इट्स नो लॉन्गर टैबू. टैबू का मतलब होता है समथिंग विच इज़ नॉट परमिटेड. ऐसी चीज़ जो वर्जित हो, जो परमिटेड ना हो. सो अर्लियर बहुत पहले ऐसा कहा जाता था कि जो सी है जो समुद्र है उससे जो यात्रा करते हैं लोग, दैट इज़ टैबू. वो वर्जित था बहुत पहले इंडिया में. बिकॉज इंडिया इज़ सराउंडेड बाई, अगर साउथ देखा जाए और इधर साउथ का जो पोर्शन देखा जाए उसमें क्या है, समुद्र से घिरा हुआ है हमारा इंडिया. सो पहले ये था कि समुद्र से यात्रा नहीं करनी है. दैट वाज अ टैबू. वो वर्जित था. लोग मना करते थे कि वो अपशगुन होता है. सो वहीं पे यहाँ दत्तादा कह रहे हैं कि ये तो पहले था, क्योंकि मैं शोर्स को छोड़ के मैं समुद्र से होता हुआ या मीन्स मैं इंडिया को छोड़ के दूसरी कंट्री में गया. सो ये तो पहले वर्जित था. दैट वॉज अर्लियर नॉट परमिटेड, बट राइट नाउ अब तो ऐसा नहीं है. एंड इन एनी केस यू नो माई व्यूज़ ऑन दीज मीनिंगलेस रिचुअल्स. और फिर वो कहते हैं कि कोई भी केस हो, तुम अच्छे से जानती हो, टैबू हो ना हो, यू नो दैट इन माई व्यूज़ दीज रिचुअल्स आर मीनिंगलेस. ये जो रिचुअल्स, जो सेरेमनीज़ हैं, जो यज्ञ है, इट इज़ मीनिंगलेस फॉर मी. मैं इन सारे रिचुअल्स में ट्रस्ट नहीं करता हूँ, तुम ये अच्छे से जानती हो. इंद्रानी देवी लुक एट शिवाजी बाबू, द यंगर ब्रदर ऑफ हर हस्बैंड. शिवाजी बाबू इज़ द यंगर ब्रदर ऑफ दत्तादा, मनोज दत्ता. उनके छोटे भाई हैं. तो इंद्रानी देवी शिवाजी बाबू की तरफ देखती हैं. शिवाजी बाबू कफ्ड एंड एक्सप्लेन. वो कफ करते हैं और उसको समझाते हैं, उनको बताते हैं. क्या एक्सप्लेन करते हैं? वी हैव ऑल बीन वेरी डिस्टर्ब सिंस यू डिस्कवर्ड द कॉमेट. शिवाजी कहते हैं कि जब से तुमने इस
को डिस्कवर किया है तब से हम सभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं. गुरुजी रिकमेंडेड अ शांति यज्ञ टू पेसिफाई द एविल स्पिरिट बिहाइंड द कॉमेंट. गुरुजी ने रेकमेंड किया, एडवाइस किया कि हमें शांति यज्ञ करना चाहिए जिससे कि जितने भी एविल स्पिरिट्स हैं, बुरी आत्माएं हैं जो इस कॉमेट के साथ आ रही हैं वो पेसिफाई हो सके, काम डाउन हो सके, शांत हो सके. वी आर ऑल वेटिंग फॉर यू टू परफॉर्म द यज्ञ. हम सभी तुम्हारा वेट कर रहे थे कि तुम आओ और इस यज्ञ को परफॉर्म करो. May I know what specific advantage there is in this ceremony? Tattada was outwardly calm. Outwardly means होता है apparently, externally या ऊपर से बिल्कुल दिखा रहे थे कि दैट ही इज़ काम नाउ, वो शांत हैं अभी, बट वो बहुत ज़्यादा एंग्री थे ये सब चीज़ें देख के क्योंकि उन्हें इन सब चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं था. तो वो पूछते हैं, मे आई नो, क्या मैं जान सकता हूँ कि इस सेरेमनी को करने से क्या एडवांटेज मिलेगी, क्या है वो एडवांटेज जो ये करने से ठीक हो जाएगा या ऐसा क्या हो जाएगा इस सेरेमनी को परफॉर्म करने के बाद. द कॉमेट यू हैव डिस्कवर्ड विल नॉट कॉज एनी इल इफेक्ट्स ऑन द अर्थ. एट दिस रिमार्क दत्तादा ब्लू अप. ओके, सो रिप्लाई क्या आता है जब वो पूछते हैं कि इसे करने से क्या फ़ायदा होगा, क्या एडवांटेज होगा. तो रिप्लाई आता है कि ये जो कॉमेट है जो तुमने डिस्कवर किया है, दैट यू हैव डिस्कवर्ड, विल नॉट कॉज एनी इल इफेक्ट्स ऑन द अर्थ. ये यज्ञ करने से, सेरेमनी को करने से ये कॉमेट जो है इसका कोई बुरा इफेक्ट नहीं पड़ेगा अर्थ पे. एट दिस रिमार्क, इस रिमार्क पे ये आंसर सुन के दत्तादा बहुत ज़्यादा गुस्से में आके बोलने लगते हैं. स्पीक एंग्रीली, वो गुस्से से बोलते, डोंट यू नो दैट दिस इज़ ऑल सुपरस्टिशन. फिर गुस्से से कहते हैं कि क्या तुम जानते हो कि ये सब चीज़ें क्या है, इट्स अ सुपरस्टिशन, ये सिर्फ अंधविश्वास है. इट कुड बी condoned in the olden times when man did not know what comets were. Condone means excuse or forgive. फिर वो कहते हैं कि पहले के टाइम पे, ओल्डन टाइम्स में ये सब चीज़ों को फॉरगिव किया जा सकता था, माफ़ किया जा सकता था इन सब चीज़ों को, जब लोगों को कॉमेट्स के बारे में जानकारी नहीं थी. व्हेन द मैन डिड नॉट नो व्हाट कॉमेट्स वर. क्या थे ये कॉमेट, जब लोग नहीं जानते थे तब इन सब चीज़ों को एक्सक्यूज़ किया जा सकता था. नॉट सो इन मॉडर्न टाइम्स, लेकिन आजकल के मॉडर्न टाइम्स में नहीं. कॉमेट्स आर नोन फॉर व्हाट दे आर. Their movements are forecast precisely by mathematical calculations, and it is clearly established by statistical studies that their visits have no correlations with the disaster on the earth. Then he said कि comets are known for what they are. अब comets को जो वो है उसके लिए जाना जाता है, ये कोई अपशगुन नहीं है. सुपरस्टिशन के साथ अब हम इसको ऐड नहीं करते क्योंकि हमें पता है कि ये कॉमेट्स एक्चुअल में है क्या. उनके मूवमेंट्स को हम पहले से फोरकास्ट कर सकते हैं, वो भी एक्यूरेटली, एग्जैक्टली. प्रिसाइसली मीन्स एग्जैक्टली हम बता सकते हैं कि उसकी मूवमेंट किस डायरेक्शन में है, उसकी स्पीड क्या है, एवरीथिंग बाय द हेल्प ऑफ द मैथमेटिकल कैलकुलेशंस. मैथमेटिकल कैलकुलेट करके मैथमेटिकली हम बता सकते हैं कि ये जो कॉमेट है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसकी स्पीड क्या है, कब तक वो यहाँ आएगा, कितना हार्मफुल है ये या हार्मलेस है, हम हर चीज़ बता सकते हैं. एंड इट इज़ क्लियरली इस्टेब्लिश्ड बाय statistical studies that their visits have no correlation with disasters on the earth. और ये क्लियरली बताया जा सकता है. स्टैटिस्टिकल मतलब होता है अबाउट फिगर्स गिविंग इन्फॉर्मेशन. आंकड़ों से जो फिगर्स होते हैं उनकी हेल्प से जो इन्फॉर्मेशंस मिलती है, उनकी स्टडीज़ के थ्रू अब ये क्लियर हो चुका है कि इनके जो विजिट्स होते हैं, जो कॉमेट्स आते हैं, उनका ज़रूरी नहीं है कि उनके आने से अर्थ पे डिज़ास्टर हो या तबाही हो. ऐसा ज़रूरी नहीं है. कई बार कॉमेट शांति से गुजर जाते हैं और अर्थ में किसी को पता तक नहीं चल पाता कि हाँ कॉमेट पास हो चुका है. सो सुपरस्टिशन से इसका कोई लेना देना नहीं है. ऑल दिस इज़ ऑफ कोर्स futile on my part to explain. You and the likes of you never read even the elementary books on science. फिर all this of course futile means होता है useless. ओके, सर वो कहते हैं कि दत्तादा कहते हैं कि ये सब इसलिए है क्योंकि ऑल दिस ऑफ कोर्स फ्यूटाइल ऑन माई पार्ट टू एक्सप्लेन. फिर वो कहते हैं कि मैंने जो भी एक्सप्लेन किया इट इज़ यूजलेस, इट इज़ फ्यूटाइल फॉर यू. तुम सबके लिए ये चीज़ फ्यूटाइल है, यूजलेस है. मैंने जो भी एक्सप्लेन किया अबाउट द कॉमेट एंड इट्स मूवमेंट, स्टडीज़
स्टैटिस्टिकल स्टडीज़, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने जो भी तुम्हें एक्सप्लेन किया, इट इज़ यूजलेस, क्योंकि तुम और तुम्हारे जैसे लोग, यू एंड द लाइक्स ऑफ यू, तुम और तुम जैसे लोग, तुम लोगों ने कभी भी साइंस की एलिमेंट्री बुक्स तक रीड नहीं की है, तो तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में क्या पता. सो इट इज़ यूजलेस टू एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स टू यू. शिवाजी बाबू जेंटली इंटरजेक्टेड. शिवाजी बाबू बहुत ही जेंटली उन्हें रोकते हैं, इंटरजेक्ट करते हैं. बट आवर वाइज फोर फादर्स रिकमेंडेड सच यज्ञ. फिर वो कहते हैं कि हमारे जो वाइज फोर फादर्स थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो इस टाइप के यज्ञ को रेकमेंड करते थे, उन्हें बोलते थे कि ये सब चीज़ें की जाएं, इट इज़ गुड फॉर अस. Since his return from London, Dattada was in regular correspondence with Sir John Macpherson. जब से दत्तादा लंदन से रिटर्न होके आए थे, क्योंकि जब से वो वापस आए थे, वो रेगुलर करस्पॉन्डेंस कर रहे थे, बातें कर रहे थे जॉन मैकपर्सन के थ्रू द लेटर्स, वो उनसे बातें करते थे. Their friendship had grown out of their appreciation of each other's virtues. उनकी जो फ्रेंडशिप थी वो धीरे धीरे ग्रो कर रही थी, क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे की जो भी वर्च्यूज़ थे, जो क्वालिटीज़ थे, उनको अप्रिशिएट करते थे, उनको इम्पॉर्टेंस देते थे, एक दूसरे की क्वालिटीज़ को अप्रिशिएट करते थे. सर जॉन एडमायर्ड दत्तादा साइंटिफिक आउटलुक. सर जॉन जो थे वो दत्तादा की साइंटिफिक आउटलुक को काफ़ी एडमायर करते थे, उनको प्रेज करते थे. वाइल द लेटर एडमायर्ड द फॉर्मर्स डिसिप्लिन एंड एफिशिएंसी. और वहीं पे दत्तादा जॉन की डिसिप्लिन को और उनकी एफिशिएंसी को, उनके स्किल्स को प्रेज करते थे, एडमायर करते थे. देयर करस्पॉन्डेंस नेवर मेंशन द प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड, ऑल्दो वंस इन अ वाइल सर जॉन वुड हिंट एट इट्स progress in a subtle manner that Dattada would understand. उनका जो भी करस्पॉन्डेंस होता था, उनकी जो भी बातें होती थी, उनमें कभी भी उन लोगों ने प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड को मेंशन नहीं किया. हाँ, वंस इन अ वाइल, लेकिन बीच बीच में सर जॉन जो थे वो उस प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस के बारे में हिंट दे देते थे. हाँ, वो एक सीक्रेट मैनर में उन्हें हिंट दे देते थे कि हाँ, व्हाट इज़ द प्रोग्रेस ऑफ द ऑपरेशन, और उस हिंट को दत्तादा समझ भी जाते थे. मीनवाइल कॉमेट दत्ता वॉज फॉलोइंग इट्स प्रेडिक्टेड पाथ. कुछ ही दिनों में जो प्रेडिक्टेड पाथ था, जो उन लोगों ने प्रेडिक्शन किया था कि हाँ इस पाथ से होते हुए कॉमेट दत्ता आएगा, उसे वो फॉलो करने लगा. इन ड्यू कोर्स इट डेवलप्ड इट्स टेल्स. और कुछ ही दिनों में उसका टेल कॉमेट का वो डेवलप हो चुका था. इट सर्कल राउंड द सन विदाउट ब्रेकिंग अपार्ट. और वो सन के चारों तरफ घूमने लगा विदाउट ब्रेकिंग अपार्ट. नॉर डिड इट इवेपोरेट. और सन के पास आने के बाद भी, क्योंकि ऐसा एक रेयर सिचुएशन जेम्स ने डिस्कस किया था जॉन से कि देयर इज़ अ चांस कि कॉमेट जो है वो सन के पास आने के बाद वेपोराइज्ड हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ अ गैस एक्चुअली. सो उन्हें लग रहा था कि वो टूट के वेपोराइज हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ और उसकी टेल ग्रोथ हो चुकी थी और इवेपोरेट भी नहीं हुआ. द साइंटिस्ट ऑन प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड देयरफॉर न्यू दैट द थ्रेट ऑफ कोलिजन वाज नाउ वेरी मच रियल. क्योंकि ये एक सिचुएशन थी कि हाँ, हो सकता है कि 15 अक्टूबर के पहले अगर वो इवेपोराइज हो जाता है या ब्रेक हो जाता है तो उसे स्पेसक्राफ्ट पे, उस पेलोड को, उस इक्विपमेंट को सेंड करने की ज़रूरत नहीं होगी, डिस्पैच करने की ज़रूरत नहीं होगी. बट जब ऐसा नहीं हुआ तो जितने भी साइंटिस्ट थे उस प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड से रिलेटेड, वो ये जान चुके थे, श्योर हो चुके थे कि अब ये जो कोलिजन है अर्थ से इस कॉमेट का, वो फिक्स हो चुका है कि अब ये होगा. नाउ वेरी मच रियल, अब ये होगा, क्योंकि वो जो एक चांस था कि अगर इवेपोराइज हो जाए या ब्रेक हो जाए तब ये अवॉइड किया जा सकता था. बट नाउ अब तो डिस्पैच करना पड़ता उस न्यूक्लियर को. इन द मिडल ऑफ अक्टूबर दत्तादा गॉट अ लेटर फ्रॉम सर जॉन. उस बीच में मिडल अक्टूबर के मिड में ही दत्तादा को एक लेटर मिला सर जॉन का. In the midst of description of the meeting of the Royal Astronomical Society, the unseasonably warm weather, the opening matches of the football season, and a recent by-election, Dattada spotted the sentence he was eagerly looking for. The charge of the Light Brigade has begun. So, उस लेटर में बहुत सी चीज़ें, बहुत से डिस्क्रिप्शंस थे. in the midst of the description of the meeting ऑफ द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी. उस लेटर में रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी में जो मीटिंग हुई उसके बारे में डिस्क्रिप्शंस थे. अनसीजनेबली वार्म वेदर, वो जो
विदाउट सीजन मीन्स वार्म सीजन ना होने के बाद भी वार्म वेदर था, ओपनिंग मैचेस ऑफ द फुटबॉल सीजन और रीसेंट बाई इलेक्शन, इन सब चीज़ों का डिस्क्रिप्शन उस लेटर में था. दत्तादा स्पॉटेड द सेंटेंस ही वॉज ईगरली लुकिंग फॉर. और दत्तादा उस सेंटेंस को उसमें उन्होंने स्पॉट किया, क्योंकि उन लोगों के बीच में जो भी टॉक्स होते थे, जो बातें होती थी, वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो बातें होती थी वो कोड वर्ड्स में होती थी. एग्जैक्ट वर्ड वो यूज़ नहीं करते थे उसमें. सो वहाँ पे जो ईगरली वो सर्च करना चाह रहे थे दत्तादा उस लेटर में, फाइनली उन्हें मिला. और वो सेंटेंस क्या था? द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड हैज़ बिगन. कि लाइट ब्रिगेड का जो चार्ज है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि 15 अक्टूबर को अगर चीज़ें ऑटोमेटिक नेचुरली अवॉइड नहीं होती कॉमेट से रिलेटेड, तो उन्हें डिस्पैच करना था. सो मिड अक्टूबर में उसकी इंफॉर्मेशन सर जॉन ने दत्तादा को दी, दैट द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड हैज़ बिगन. सो द स्पेस क्राफ्ट हैड बीन लॉन्च्ड ऑन टाइम. इसका मतलब ये था कि उस स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च करने का टाइम आ चुका था. बट विल इट अचीव द रेंडेजवस इन टाइम एंड एट द राइट प्लेस? लेकिन क्या वो जो लोकेशन था, जो मीटिंग पॉइंट था, उस पर टाइम और प्लेस एग्जैक्टली वो अचीव कर पाता? क्योंकि स्पेसक्राफ्ट या उस पेलोड को स्पेसक्राफ्ट के थ्रू सेंड किया गया था, डिस्पैच किया गया था. दे वर नॉट श्योर कि वो एग्जैक्ट टाइम पे उस सही लोकेशन पे पहुंच सकेगा या नहीं. दे वर नॉट श्योर. विल द रिमोट कंट्रोल डिनोटेशन वर्क? फिर बहुत से क्वेश्चंस थे कि क्या ये जो रिमोट कंट्रोल डिटोनेशन मतलब होता है एक्सप्लोजन. सो फिर एक क्वेश्चन आता है कि ये जो एक्सप्लोजन है, क्या ये रिमोट कंट्रोल के थ्रू वर्क करेगा वहाँ पे? उसको रिमोट के थ्रू क्या वहाँ पे एक्सप्लोड किया जा सकेगा वहाँ जब पहुँच जाएगा पेलोड? व्हाट इफ़ द गिगैंटिक न्यूक्लियर पाइल फेल्स टू फायर? फिर एक क्वेश्चन और आता है कि ये जो न्यूक्लियर पाइल्स है, जो एक जिजांटिक ह्यूज न्यूक्लियर पाइल है, क्या उसमें क्या हो सकता है कि उसमें आग ही ना लगे, वो एक्सप्लोड ही ना हो? सो दीज वर द क्वेश्चन. अगर ये ना होता तो उनका जो भी प्रोजेक्ट था वो फेल हो जाता. मीन्स सही टाइम पे, सही लोकेशन पे उस पेलोड का पहुंचना ज़रूरी था. फिर रिमोट कंट्रोल की हेल्प से उसे डिटोन करना भी ज़रूरी था, एक्सप्लोड करना भी ज़रूरी था. और जब एक्सप्लोजन होता तो इस एक्सप्लोजन के बाद जो भी न्यूक्लियर पाइल था उसमें फायर लगना या उसमें आग लगनी भी ज़रूरी थी, क्योंकि तभी कॉमेट जो था वो वहाँ ब्लास्ट होता, एक्सप्लोड होता, या फिर वो अपने डायरेक्शन को चेंज करता. दत्तादा could not share his anxieties with anyone around him. These were the above questions were the questions which arise in दत्तादा's mind. ये सारे क्वेश्चन दत्तादा के माइंड के थे. उनकी एंग्जाइटी थी, ये सारे क्वेश्चंस उनके मन में घूम रहे थे. क्यूरियोसिटी थी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा. सो दत्तादा ये सारी एंग्जाइटीज़ को, ये सारे क्वेश्चंस को किसी से भी अपने आसपास शेयर नहीं कर सकते थे. He had to participate in and outwardly enjoy the puja ceremonies, the Diwali celebration and other festivals. उन्हें पार्टिसिपेट करना था, इन्जॉय करना था, पूजा सेरेमनीज जो भी हो रही थी, दिवाली के सेलिब्रेशंस को इन्जॉय करना था और बाकी के फेस्टिवल्स को. His sole daytime relaxation was in the company of Kokha, his 8-year-old grandson, and of course at night looking through Divya. So उनका जो टाइम था, सोल मीन्स ओनली, उनका जो सारा टाइम था वो किसके साथ स्पेंड होता था? उनका जो डे टाइम था वो रिलैक्सेशन वॉज इन द कंपनी ऑफ खोखा. खोखा वॉज हिज 8-year-old ग्रैंडसन. खोखा दत्तादा का 8-year-old ग्रैंडसन था. सो वो अपना डे टाइम खोखा के साथ स्पेंड करते थे और नाइट का जो टाइम था वो अपने दिव्य के साथ रात में स्काई की तरफ उस टेलीस्कोप के थ्रू वो स्पेंड करते थे. ही वॉज रेगुलरली मॉनिटरिंग द कॉमेट. वो रेगुलरली उस कॉमेट को मॉनिटर कर रहे थे, देख रहे थे. नाउ क्लियरली विजिबल इवन टू द नेक्ड आइज विदाउट हेल्प ऑफ एनी टेलीस्कोप. अब उस कॉमेट को देखा जा सकता था. इट वॉज विजिबल. ऑन November 18, a special messenger on a scooter from the British Council brought in an urgent telex message for him. So 18 नवंबर को एक स्पेशल मैसेंजर एक स्कूटर पे आया फ्रॉम द ब्रिटिश काउंसिल, जो एक अर्जेंट टेलेक्स मैसेज लेके आया था अबाउट इट टू मेक इट सो अर्जेंट. वो बहुत ही अर्जेंट मैसेज था उसके लिए. Message for him. The telex operator in Calcutta had wondered what was so special about it to make it so urgent. और जो telex operator था कैलकटा का वो सोच रहा था, he was wondering
वो वंडर कर रहा था कि इसमें इस स्पेशल मैसेज में आखिर ऐसा क्या है जो इसे अर्जेंट मैसेज कहेंगे. बट ऑन रीडिंग इट दत्तादा लॉस्ट ऑल हिज लेथार्जी. लेकिन उस टेलेक्स मैसेज को पढ़ने के बाद जब उन्होंने उसको रीड किया, ही लॉस्ट ऑल हिज लेथार्जी. लेथार्जी मीन्स लेजीनेस. उनकी जितनी भी लेजीनेस थी, लेथार्जीनेस थी, वो सब कुछ गायब हो गई. एंड रश टू हिज फेवरेट रसगुल्ला शॉप. और वो खुशी से वो फेवरेट रसगुल्ला शॉप में गए. द मैसेज रीड. उसका मैसेज क्या था उस टेलेक्स मैसेज में? आई एम कॉन्फिडेंट नाउ ऑफ बाइंग माई क्रिसमस प्रेजेंट्स ऑन December 15, जॉन मैकपर्सन. उस टेलेक्स मैसेज में क्या लिखा था कि अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं अपना क्रिसमस प्रेजेंट 15 दिसंबर को खरीद सकता हूँ, बाय कर सकता हूँ. क्योंकि जॉन मैकपर्सन ने बोला था कि अब वो 15 दिसंबर को ही अपना क्रिसमस प्रेजेंट खरीदेंगे, क्योंकि वो भी तब जब उनका मिशन सक्सेसफुली अचीव हो जाएगा. सो ये सुन के वो बहुत खुश हो जाते हैं दत्तादा. ऑन December 15 कॉमेट दत्ता केम क्लोजेस्ट टू द अर्थ. 15 दिसंबर को कॉमेट दत्ता अर्थ के बहुत पास आए. एट अ डिस्टेंस ऑफ 80,000 किलोमीटर्स. उन दोनों के बीच का डिस्टेंस था 80,000 किलोमीटर्स. मिलियंस सॉ इट एंड एडमायर्ड इट. बहुत से लोगों ने, मिलियंस ऑफ पीपल सॉ इट, देखा और उसको एडमायर किया, प्रेज किया. ओनली अ हैंडफुल न्यू हाउ क्लोज दे हैड कम टू टोटल एनिहिलेशन. सिर्फ कुछ ही लोग जानते थे अबाउट द टोटल डिस्ट्रक्शन फ्रॉम दैट कॉमेट, कि इस कॉमेट से कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन हो सकता है. कुछ ही लोग ये जानते थे. एनिहिलेशन मीन्स टोटल डिस्ट्रक्शन. When the comet had gone far away and was seen no more, Dattada felt it safe to make the following comment to his wife. अब जब कॉमेट दत्ता जो था वो वहाँ से गुजर गया अर्थ से और काफ़ी दूर चला गया, इतना दूर चला गया कि अब उसे देखा भी नहीं जा सकता था. सो दत्तादा को थोड़ा सेफ फील हुआ और फिर उन्होंने अपनी वाइफ से ये कमेंट किया. क्या कमेंट किया? नाउ दैट द कॉमेट केम एंड वेंट. उन्होंने बोला कि अब कॉमेट आया और चला भी गया. आर यू सेटिस्फाइड दैट नो मेजर डिजास्टर टुक प्लेस दैट कैन बी अट्रीब्यूटेड टू इट. अब तुम खुश हो, अब तुम सेटिस्फाइड हो कि कोई भी मेजर डिज़ास्टर नहीं हुआ, जैसा कि उससे ऐड किया गया था, एट्रीब्यूट किया गया था कि हाँ अगर कॉमेट आया है तो बुरा होगा, अपशगुन होगा, डिज़ास्टर्स होंगे. अब ऐसा कुछ नहीं हुआ, अब तो तुम सेटिस्फाइड हो. वट इंद्रानी देवी सेड, जस्ट सी, आई अग्री दैट देयर हैज़ बीन नो मेजर डिज़ास्टर. इंद्रानी देवी बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहती हैं, शी सेड विथ क्वाइट कॉन्फिडेंस, वो कहती हैं कि मैं अग्री करती हूँ कि कोई मेजर डिज़ास्टर नहीं हुआ. बट देयर कुड बी हैव बीन सम, लेकिन वो डिज़ास्टर हो सकता था. डू यू नो हाउ दे वर अवर्टेड. फिर वो कहती हैं, पूछती हैं कि तुम्हें पता है कि इसे अवॉइड किया, क्या तुम जानते हो कि ये कैसे अवॉइड हुआ? हाउ दे वर अवर्टेड. अवर्टेड मीन्स अवॉइडेड. कैसे उसे रोका गया? दत्तादा लुक्ड एट हर. दत्तादा ने उसकी तरफ बहुत ध्यान से देखा, अपनी वाइफ इंद्रानी देवी की तरफ. डिड शी नो. वो सोचते हैं कि क्या इसे पता है? हाउ कुड शी. वो कैसे जान सकती है, मैंने तो कुछ शेयर ही नहीं किया. ही हैड नेवर मेंशन प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड टू हर. उसने, फिर वो सोचते हैं कि मैंने तो कभी भी प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड के बारे में उससे मेंशन नहीं किया. ही प्रोब्ड कॉशियसली. प्रोब्ड मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन करना, और कॉशियसली मीन्स केयरफुली. फिर वो सोचते हैं कि ज़रूर इसने इन्वेस्टिगेट किया है, बहुत ध्यान से पता लगाया है, केयरफुली पता लगाया है. आई डोंट अंडरस्टैंड वॉट यू मीन. फिर वो कहते हैं कि तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. वॉट यू मीन? आई डोंट अंडरस्टैंड. इट्स वेरी सिंपल. देयर वर नो डिजास्टर्स बिकॉज ऑफ द यज्ञ एट आवर होम. इंद्रानी देवी कहती हैं कि इट्स वेरी सिंपल, ये डिज़ास्टर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमारे घर में यज्ञ परफॉर्म हुआ. But I never performed the yajna. Don't you remember? I refused to have anything to do with it. फिर दत्तादा कहते हैं, बट मैंने तो कभी कोई यज्ञ परफॉर्म किया ही नहीं. तुमको याद नहीं है कि मैंने तो उसे करने से मना कर दिया था कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा. Of course I do, but we found a way out. At least Guruji did. फिर इंद्रानी देवी कहती हैं, ऑफ कोर्स मुझे पता है, बट हमने इसका एक रास्ता निकाला था. वी फाउंड अ वे आउट. एटलीस्ट गुरुजी डिड, और ये गुरुजी ने किया था. ही सेड दैट इफ़ यू वर अनविलिंग टू परफॉर्म द यज्ञ. गुरुजी ने कहा था कि अगर तुम
नहीं करना चाहते हो इस यज्ञ को, इट वुड बी ऑल राइट, तो ठीक है. इफ़ अ डिसेंडेंट ऑफ योर्स डिड इट, कोई नहीं, अगर तुम नहीं करना चाहते तो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारा कोई वंशज, योर डिसेंडेंट इज द खोखा, हिज ग्रैंडसन, अगर तुम्हारा ग्रैंडसन कर सकता है तब उससे भी काम हो जाएगा. सो वी गॉट खोखा टू डेप्यूटाइज फॉर यू. सो क्या बोला, डेप्यूटाइज मतलब होता है एक्ट एज अ डेप्यूटी, मतलब रिप्रेजेंटेटिव की तरह. सो इंद्रानी देवी ने बोला कि तुम्हारे रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे खोखा ने वो सारे यज्ञ को परफॉर्म किया, मीन्स उसके डिसेंडेंट ने वो सारे सेरेमनीज को परफॉर्म किया. सो वी गॉट खोखा टू रेप्यूटाइज फॉर यू एंड इट हैज़ वर्कड. और उसके यज्ञ करने का देखो रिजल्ट क्या हुआ कि ये कैलामिटी, ये डिजास्टर होने से रुक गया. इजंट इट गुरुजी क्लेवर? इंद्रानीज वॉइस हैड अ रिंग ऑफ ट्रायम्फ. इंद्रानी देवी की आवाज़ में उस टाइम एक विक्ट्री की आवाज़ थी. ऐसा लग रहा था कि वो जीत की खुशी में ऐसे बोल रही है. उन्होंने बोला कि गुरुजी क्लेवर है ना. Dattada performed a mental picture of Khoka performing the yajna, uttering mantras dictated to him which he had not understand. दत्तादा के माइंड में एक पिक्चर बन गई. वो सोचने लगे, इमेजिन करने लगे कि खोखा यज्ञ परफॉर्म कर रहा है और जितने भी मंत्राज हैं उन्हें डिक्टेट कर रहा है, उन्हें बोल रहा है, रिपीट कर रहा है. एंड विच ही डिड नॉट अंडरस्टैंड, उसको उन मंत्र की मीनिंग्स भी नहीं पता है जिससे वो बोल रहा है, ऐसा वो इमेजिन कर रहे हैं. पोरिंग घी एट स्पेसिफाइड इंटरवल्स इनटू द फायर. और जब हम हवन करते हैं तो हम घी डालते हैं ना अग्नि में, तो वो ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि खोखा मंत्रों का उच्चारण कर रहा है जो उसे समझ में भी नहीं आ रहा है, डिक्टेट कर रहा है और अपने हाथों से घी पोर कर रहा है एक रेगुलर इंटरवल्स में इनटू द फायर, ऑफरिंग फ्लावर्स ऑफर कर रहा है. एंड देन द पिक्चर चेंज टू एन असेंबली ऑफ साइंटिस्ट एट द कॉन्फ्रेंस एनालाइजिंग द प्रॉब्लम. और पहले उन्होंने दत्तादा ने इमेजिन किया कि खोखा किस तरह से उस यज्ञ को परफॉर्म कर रहा है. आफ्टर दैट उनके माइंड में एक दूसरे पिक्चर आई जिसमें उस असेंबली में जहाँ कॉन्फ्रेंस रूम में साइंटिस्ट असेंबल हुए थे और कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसे वो एनालाइज, और क्यों वो असेंबल हुए थे, उस प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए कि कॉमेट को कैसे अवॉइड किया जा सके, डिवाइजिंग सोल्यूशंस एंड एग्जीक्यूटिंग देम रेशनली एंड एफिशिएंटली. सो सेकेंड पिक्चर उनके माइंड में आई उस असेंबली हॉल की जहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुआ था और बड़े बड़े साइंटिस्ट असेंबल हुए थे कि उस प्रॉब्लम के लिए कोई सोल्यूशन देख सकें कि इसको कैसे हम अवॉइड करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे और किस तरह से एफिशिएंटली उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके. दूसरी पिक्चर उनके माइंड में वो बनी. इट सीम्ड हार्ड टू बिलीव दैट बोथ पिक्चर्स वर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कंटेम्प्रेरी ह्यूमन सोसाइटी. ऐसा लग रहा था कि इट सीम्ड हार्ड टू बिलीव, ऐसा लग रहा था कि इस चीज़ को बिलीव करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही हार्ड है. दोनों ही पिक्चर्स को वर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कंटेम्प्रेरी ह्यूमन सोसाइटी. कंटेम्प्रेरी मीन्स एक ही समय में जो चीज़ें होती हैं, हैपनिंग और बिलोंगिंग्स टू द सेम पीरियड, एक ही टाइम पे ये दोनों ही डिफरेंट, क्योंकि हमारे सोसाइटी में दोनों ही तरह के लोग होते हैं, जो साइंस में बिलीव करते हैं और दूसरे जो रिलीजन्स में बिलीव करते हैं. लाइक साइंटिस्ट का जो थॉट था वो अलग था, रिएक्शन अलग था, और इन रिलीजियस लीडर्स का, गुरुजी का, सेंट्स का, इनका जो एक थॉट था वो अलग था. सो दोनों ही कंटेम्प्रेरी टाइम पे है, सेम टाइम पे डिफरेंट थॉट्स हैं ह्यूमन सोसाइटी में. सो इन दोनों को एक साथ एक समय पे दोनों पिक्चर्स उनके माइंड में चल रहे थे, तो दोनों पे बिलीव करना वॉज वेरी डिफिकल्ट. दत्तादा वॉज अवेयर ऑफ द गल्फ दैट सेपरेट्स द रिच फ्रॉम द पुअर. दत्तादा बहुत अच्छे से अवेयर थे. गल्फ का मतलब होता है डिफरेंसेस, कि किस तरह से एक रिच को हम पुअर से सेपरेट कर सकते हैं, कैसे डिफरेंस बता सकते हैं दैट हु इज़ रिच एंड हु इज़ पुअर. And we can separates the educated from the illiterate also. हम ये भी बता सकते हैं कि educated कौन है और illiterate कौन है, दोनों के बीच का डिफरेंस बता सकते हैं. The privileged from the unprivileged. प्रिविलेज का मतलब होता है दोज हु एंजॉय स्पेशल एडवांटेजेस, जिन्हें स्पेशल एडवांटेजेस मिले हुए हैं. सो हम ये भी बता सकते हैं, ऐसे लोगों को भी सेपरेट कर सकते हैं, दोज हु आर प्रिविलेज्ड एंड दोज who are not privileged or those who are unprivileged.
जिनके पास स्पेशल एडवांटेजेस हैं और जिनके पास स्पेशल एडवांटेजेस नहीं हैं, उन्हें भी हम सेपरेट कर सकते हैं, उनमें डिफरेंसेस बता सकते हैं. बट दिस गैप बिटवीन द रेशनल एंड द सुपरस्टिशियस, लेकिन ये गैप जो एक रेशनल थॉट्स में और दूसरे सुपरस्टिशंस में, एंड द सुपरस्टिशियस सीम टू हैव फार वाइडर, मीन्स रेशनल मीन्स थॉट्स जो एक साइंटिफिक थॉट जो है दैट इज़ रेशनल, एंड सुपरस्टिशियस विच बिलोंग्स टू द रिलीजियस लीडर्स. सो इन दोनों के बीच का जो एक गैप है दैट इज़ फार वाइडर, वो बहुत बहुत ही अलग है, बहुत दूरी है दोनों के सोच में, फार मोर सिनिस्टर. दोनों के बीच की जो डिफरेंसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं. सो ये जो गैप है रेशनल माइंड में और सुपरस्टिशियस माइंड में, वो बहुत ही ज़्यादा वाइड है. दोनों के बीच का जो गैप है, बहुत ज़्यादा गैपिंग्स हैं दोनों ही थॉट्स में. फार मोर वाइडर बहुत ही ज़्यादा है, एंड फार मोर सिनिस्टर बहुत ही ज़्यादा डरावनी भी हैं. दोनों के ही सोच मीन्स वो सोच बिल्कुल अलग है, एक दूसरे के ऑपोजिट थॉट्स हैं दोनों. विल ह्यूमन सोसाइटी एवर सक्सीड इन एलिमिनेटिंग इट? क्या ह्यूमन की जो सोसाइटी है, जो ह्यूमन सोसाइटी है, क्या वो कभी सक्सेसफुल हो पाएगी इन दोनों ही सोच को एलिमिनेट करने में, मीन्स दोनों सोचों को साथ में, दोनों ही थॉट्स को साथ में रखने में, या इन दोनों को एलिमिनेट करने में क्या सक्सेसफुल हो पाएगा कभी ह्यूमन? दत्तादार डिड नॉट नो द आंसर. दत्तादार को इसका आंसर नहीं पता है, क्योंकि दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है, दोनों ही थॉट्स के बीच में. लेकिन दोनों ही थॉट्स, रेशनल थॉट्स एंड सुपरस्टिशियस थॉट, कंटेम्प्रेरी टाइम पे, सेम टाइम पे एग्जिस्ट भी करते हैं. ऐसे बहुत से लोग हैं जो रेशनल माइंड के हैं और ऐसे बहुत से लोग हैं जो सुपरस्टिशियस माइंड के हैं, एंड दे आर लिविंग एट द सेम टाइम टुगेदर. ओके.